आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए फर्स्ट ईयर यानी बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान, जिसमें आपके पेपर होता है सेकंड पेपर यानी भारतीय राजनीतिक विचारक, और भारतीय राजनीतिक विचारक में राजा राम मोहन राय का दूसरा भाग हम पढ़ेंगे। पहला भाग हमने पढ़ा जिसमें परिचय पढ़ा, और परिचय के साथ साथ हमने राजनीतिक विचार पढ़े। आज जो हम है इसके बारे में इसके सामाजिक विचार पढ़ेंगे, धार्मिक विचार पढ़ेंगे, और इसके अलावा आज हम जो है राजा राम मोहन राय की हमारे भारत को क्या देन रही उसके बारे में भी पढ़ेंगे। छोटे बड़े बहुत सारे प्रश्नों को भी हल करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपका यानी इस चैप्टर पर राजा राम मोहन राय चैप्टर से संबंधित पूरी शंकाएं जो है वो समाप्त हो जाएगी। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे यदि आप पढ़ते हैं, आगे यदि किसी प्रकार की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे व्याख्याता है, वरिष्ठ अध्यापक है, टीजीटी पीजीटी है, नेट जेआरएफ है, इनके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं सामाजिक विचार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो बनने पर आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार में पहला है इसका परंपरावादिता का विरोध। जो हमारे भारत में परंपराएं चल रही थी, उन परंपराओं का इन्होंने विरोध किया। उनके सामाजिक चिंतन का सबसे प्रमुख अंग था परंपरावादिता का विरोध, और उनका विचार यह था कि सामाजिक जीवन के अंतर्गत किसी स्थिति को न तो इस कारण से श्रेष्ठ माना जा सकता है कि वो लंबे समय से चल रही है, और न ही इस कारण से श्रेष्ठ जाना जाना चाहिए कि वो पश्चिमी देशों में होता है। यानी कहने का अर्थ है कि ना तो कोई लंबे समय से चलने वाली परंपरा सही हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सारी परंपराएं सही हो, और ना ही हमें किसी की देखा देखी करनी चाहिए, क्योंकि देखा देखी करनी है तो सही तर्क पर तोल करके फिर बाद में ही करनी है। दूसरा है इनका सती प्रथा का विरोध। सामाजिक विचारों में दूसरा है सती प्रथा का विरोध। राममोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में जो अभियान प्रारंभ किया था वो सब जानते हैं, सर्वविदित है। 1811 ईस्वी में जब उनके अग्रज, उनके बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु हो गई थी, और उनकी भाभी को स्वयं उनकी इच्छा के विरुद्ध और बल प्रयोग के आधार पर जला दिया गया था, यानी सती कर दिया गया था। पति मरने के बाद में पहले औरतों को सती कर दिया जाता था, उनके पीछे जल जाना उसे सती माना जाता था, जबकि होता वो एक यानी आत्महत्या मान सकते हैं आप। तो यानी 1811 में जब उनके बड़े भाई जगमोहन की का देहांत हो गया तो उनकी भाभी को उनकी इच्छा के विरुद्ध जला दिया गया था, और उसी समय से यह अमानवीय दृश्य देख करके उसके हृदय पटल पर अंकित हो गया, और उन्होंने उसी समय सती प्रथा को समाप्त करने की शपथ ले ली। स्पष्ट शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये प्रथा यानी सहमरण शास्त्र सम्मत प्रथा नहीं है। सहमरण मतलब जैसे उनका पति का देहांत हो गया है तो पति के साथ उनका जल जाना, ये कोई शास्त्र सम्मत प्रथा नहीं है, वरन ये तो एक विकृत कुसंस्कार है। और 1818 ईस्वी में उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए एक विख्यात आंदोलन प्रारंभ किया था। 1829 में उन्होंने इस संबंध में एक पुस्तिका भी लिखी थी, मुख्यतः उन्हीं के विचारों से, उन्हीं के प्रचारों से और उनके आंदोलन के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नियम 17 के अंतर्गत सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। यानी उस समय जो है सती प्रथा को अवैध घोषित करने का काम जो है किया तो इनकी ही प्रेरणा से हुआ था। और श्रीमती फ्रांसिस के मार्टिन ने बंगाल हरकारा नामक जो समाचार पत्र था, उस समाचार पत्र में ये लिखा था कि महान हिंदू दार्शनिक राम मोहन राय की विशेष सहायता के बिना शायद कभी भी अंग्रेजी सरकार के लिए कानूनन सती प्रथा रद्द करना संभव नहीं होता। यानी ये जो अखबार है ना, बंगाल हरकारा जो अखबार है, उस अखबार में फ्रांसिस मार्टिन ने लिखा था कि अगर यह दार्शनिक राम मोहन राय अगर मान लो इसका बीड़ा नहीं उठाता तो ये सती प्रथा जैसा कानून अंग्रेज सरकार समाप्त नहीं करती। तीसरा सामाजिक विचार है नारी उन्मूलन के प्रबल समर्थक। तत्कालीन भारतीय समाज में स्त्री जाति को अत्यधिक हीन भावना से देखा जाता था, और जन्म से लेकर मृत्यु तक उनका जीवन वेदना और पराधीनता में झगड़ा हुआ था। और विवेक पुंज राम मोहन राय ने इस सत्य को समझा, स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए प्रयास किया, और उन्होंने देखा कि स्त्री के विकास में यदि हम सुधार नहीं लाएंगे तो देश का कोई विकास नहीं होगा। इसलिए उन्होंने दीनहीन स्त्रियों की स्थिति को समाप्त करने के लिए और उन्हें स्वतंत्रता दिलाने के लिए आगे बढ़ाने का निश्चय किया, और भारतीय इतिहास से उदाहरण देकर के उन्होंने सिद्ध किया
कि जैसे लीलावती है, भानुमति है, कर्णाट राजा एवं कालिदास की पत्नी है, मैत्रेयी है, आदि सभी नारियां जो है प्रतिभा, विद्या और ज्ञान की साकार मूर्तियां थी। इसलिए नारी का जो दिमाग है वो भी कम नहीं हो सकता, इसलिए वो नारी स्वातंत्र्यता के प्रति जुट गए। और 1822 में उन्होंने एक विद्वत्तापूर्ण लेख लिखा था, जिसका उन्होंने उसका शीर्षक क्या था, उसका टाइटल था हिंदू उत्तराधिकार विधि पर आधारित स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण। इस लेख में उन्होंने याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, विष्णु, बृहस्पति, व्यास जैसे प्राचीन जो हमारे धर्मशास्त्री हैं, उन धर्मशास्त्रियों का उदाहरण देते हुए बताया कि प्राचीन जो धर्मशास्त्री है उनके अनुसार ये लिखा हुआ है कि पति के द्वारा छोड़ी हुई संपत्ति में स्त्री को अपने पुत्र के बराबर अधिकार मिलना चाहिए और पुत्री को 1/4। और राम मोहन राय ने बहुपत्नी प्रथा के विरुद्ध भी आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा कि अगर किसी का पति खत्म हो गया है तो उसके बेटे के बराबर उसका अधिकार होना चाहिए। उनकी पुत्री है तो पुत्री का भी अपने पिता की संपत्ति में 1/4 जो है वो अधिकार होना चाहिए, ऐसा उन्होंने लिखा था। और इस व्यवस्था पर उन्होंने आवाज भी उठाई। बहुपत्नी प्रथा जो है, यानी एक से ज्यादा विवाह करने वाली जो प्रथा थी, उसके विरुद्ध भी उन्होंने आवाज उठाई। और हिंदू पुरुष एक मजिस्ट्रेट से लाइसेंस के बिना अपनी पहली पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह नहीं कर सकता, ये भी उन्होंने करके दिखाया था। और राम मोहन राय का ये सपना था कि बाल विधवाएं पुनर्विवाह करें, अगर उनकी सलाह मानी जाती तो विधवा विवाह और अंतरजातीय विवाह और यौनारंभ के उपरांत विवाह ये हिंदू समाज में मान्य नहीं होते। यानी अगर मान लो राजा राम मोहन राय की उस समय की मान ली जाती तो विधवा विवाह को मान्यता मिलती, इसके अलावा अंतरजातीय विवाह होते, और यानी जो लड़की है चाहे लड़का है वो बालिग हुए बिना उनका विवाह नहीं होता। उन्होंने इतना अच्छा संदेश दिया था। सामाजिक विचार में चौथा है जाति प्रथा और जातिगत संकीर्णताओं का विरोध। हिंदू समाज जातियों के आधार पर अनेक इकाइयों में विभाजित है और ये जातियां उपजातियों में विभाजित हो गई है, जिससे सामाजिक जीवन में अनेक संकीर्णताओं ने घर कर लिया है। राममोहन राय ने जाति प्रथा के विरुद्ध प्रचार किया और दृढ़ निश्चय किया कि हिंदुओं की राजनीतिक कमजोरी और परिणाम स्वरूप पराधीनता का कारण उनमें असंख्य जातियों और उपजातियों का होना है। उन्होंने कहा कि अपने भारत में बहुत सारी जातियां और उपजातियां हैं, इसलिए व्यक्ति जो है वो एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं। और उन्होंने जाति प्रथा का विरोध करते हुए उन्होंने बताया था कि जाति का आधार जन्म नहीं कर्म होना चाहिए, जाति का आधार जन्म नहीं कर्म होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये बताई थी कि किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर ना तो श्रेष्ठ माना जाना चाहिए, ना ही किसी को घटिया माना जाना चाहिए। उसकी उपलब्धियों, गुणों और मान्यताओं के आधार पर ही मनुष्य की श्रेष्ठता निर्धारित की जानी चाहिए। कितनी अच्छी बात कही है। ये तो था सामाजिक विचार। अब हम देखते हैं मोहन राय के शिक्षा संबंधी विचार। शिक्षा संबंधी विचारों में पहला उनका विचार है आधुनिक एवं उदार शिक्षा पद्धति के समर्थक। आधुनिक शिक्षा, उदार शिक्षा के समर्थक थे। राम मोहन राय स्वयं जो है बांग्ला, फारसी, अरबी, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी 6 भाषाओं के विद्वान थे। उन्हें 6 भाषाएं उन्हें कंठस्थ याद थी और वे एक शिक्षाविद थे और शिक्षा प्रचार प्रसार में उनकी गहरी रुचि थी। राम मोहन राय ने आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को भी अपना समर्थन दिया था। उन्होंने ये कहा था कि आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा, इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह निश्चय किया था कि भारत में शिक्षा विस्तार के लिए स्वीकृत संपूर्ण राशि संस्कृत शिक्षा प्रतिष्ठानों की उन्नति के लिए खर्च की जाएगी, तो राम मोहन राय को यह विचार पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल एम्सहर्स्ट को उन्होंने एक पत्र लिखा था और उस पत्र में लिखा कि यदि ब्रिटिश व्यवस्था का उद्देश्य भारतीयों को सदा अज्ञान के अधिकार में रखना हो तो फिर संस्कृत प्रणाली अच्छी है, परंतु जब सरकार भारतीय जनता की प्रगति चाहती है तो आधुनिक और उदार शिक्षा प्रणाली के द्वारा गणित है, प्राकृतिक दर्शन है, रसायन शास्त्र है, शरीर विज्ञान है, अन्य जो वैज्ञानिक विषय हैं उनकी भी शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल संस्कृत को ही संबल देने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ साथ विज्ञान है, दर्शन है और भी जैसे गणित है, इन विषयों को भी संबल देना जरूरी है। और राम मोहन राय स्वयं बांग्ला, फारसी, अरबी, संस्कृत, हिंदी 6 भाषाओं के विद्वान थे और एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे। उनकी गहरी रुचि थी। दूसरा विचार है, इस प्रसंग में राम मोहन राय किन्हीं पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं थे। उनके शिक्षा संबंधी विचार व्यवहारिक थे, रचनात्मक थे। उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि पाश्चात्य शिक्षा और विज्ञान का अधिकाधिक समर्थन शिक्षा पद्धति को अपनाने पर जागरण और राष्ट्रीय एकता का प्रसार होगा, इसलिए वो पाश्चात्य शिक्षा को भी बढ़ावा देना चाहते थे।
तीसरा उनका है ईसाई मिशनरियों और अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक। ईसाई मिशनरियों के और अंग्रेजी शिक्षा के भी वो समर्थक थे। राममोहन राय का उद्देश्य भारत में यूरोपियन विचारों और मानदंडों को लाकर भारत का आधुनिक पश्चिम से संपर्क स्थापित करना था। इस दिशा में उन्होंने अनेक प्रयास भी किए। 1816-17 में उन्होंने कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की थी और उसी की प्रेरणा से 1822-23 में उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। कलकत्ता में जो अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की, हिंदू कॉलेज की स्थापना भी उसी कलकत्ते वाली स्कूल से ही हुई थी। और वे ईसाई मिशनरी को भी भारतीय क्षेत्र में लाए थे। तत्कालीन भारतीय समाज में प्रचलित अंधविश्वास के कारण वे इन कार्यों में उनकी अनेक शंकाएं व्यक्त की गई। यानी भारत में अंधविश्वास थे, इसलिए लोगों ने इस बात को स्वीकार कम किया। ऐसी स्थिति में जैसे रेवरेंड डफ है के स्कूल को चलाने के संबंध में उन्होंने घर घर जाकर लोगों को समझाया कि ईसाई द्वारा चलाए जाने वाले विद्यालय में पढ़ने से कोई ईसाई नहीं बन जाता। इसी प्रकार उन्होंने इस आपत्ति का भी निराकरण किया कि ईसाई विद्यालय में बाइबिल पढ़ाए जाने से जाति भ्रष्ट होने का डर नहीं है, और उन लोगों को समझाया कि किसी भी धर्म का ग्रंथ पढ़ने से कोई भी जाति भ्रष्ट होने का प्रश्न नहीं उठता है। इसलिए आपको ईसाई मिशनरियों में जो शिक्षा दी जाती है, पाश्चात्य शिक्षा जो आपको पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी शिक्षा जो पढ़ाई जाती है, वो पढ़नी चाहिए। क्योंकि जब तक हम अंग्रेजों की शिक्षा या इनकी भाषा को नहीं पढ़ेंगे, तब तक इनके विचारों से हम रूबरू नहीं होंगे, तब तक हम उनके बारे में समझेंगे ही नहीं। इसलिए इस भाषा का भी अध्ययन हमें करना चाहिए। भारतीय संस्कृति और गौरव ग्रंथों के अध्ययन के प्रति समर्पित थे। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक होने के साथ साथ राममोहन राय भारतीय संस्कृति और गौरव ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन के प्रति पूर्ण सजग थे। उनका विचार ये था कि देश को वास्तविक उन्नति के लिए पाश्चात्य विश्व से संबंध स्थापित करके कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य प्रणाली को अपनाना जरूरी है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम संस्कृत शिक्षा की अवहेलना करें, हमें वेदों और उपनिषदों का भी अध्ययन करना होगा। नारी शिक्षा के लिए वो प्रबल समर्थक थे। वेद उपनिषद के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। बांग्ला और हिंदी भाषा में साहित्य रचना की थी। बांग्ला में उन्होंने गद्य साहित्य की रचना करके बंगाल में शिक्षा क्षेत्र की बड़ी सेवा की थी, और वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बांग्ला में धार्मिक, दार्शनिक, साहित्य और ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी थी। बांग्ला भाषा में धार्मिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक, साहित्यिक पुस्तकें लिखने वाले वही थे। उनके मन मस्तिष्क में संस्कृत, बांग्ला, हिंदी के प्रति तीव्र अनुराग भी था। राममोहन राय चाहते थे कि भारत में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य हो। नारी शिक्षा के भी वो प्रबल समर्थक थे। सबसे अधिक बल दिया और इस बात का प्रतिपादन किया कि पत्नी को पति की संपत्ति में पुत्र के बराबर, पुत्री को पिता की संपत्ति में 1/4 भाग मिलना चाहिए। इस दिशा में हालांकि वो किसी संस्था की स्थापना नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपने विचारों से लोगों को जरूर प्रेरित किया। आर्थिक क्षेत्र में उनका जो सिद्धांत था, आर्थिक क्षेत्र में उनके विचार मुख्य रूप से उद्देश्यों से प्रेरित थे। पहली बात थी कि भारत की साधारण जनता, किसानों और मजदूरों की जमींदारों और जागीरदारों और शासन से रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में उनका क्या विचार था। दूसरा था कि देश के नागरिक प्रशासन और सैनिक व्यय में कमी की जानी चाहिए, जिससे सरकार को अधिक कर लगाने की जरूरत नहीं पड़े। तीसरी, उन्होंने कहा था कि देश से धन की निकासी को रोका जाना चाहिए और आर्थिक विकास के लिए शासन द्वारा सभी कदम उठाए जाने चाहिए। आर्थिक विकास के लिए उन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का सुझाव दिया था। आर्थिक विकास के लिए देश भर में किसानों और मजदूरों की हित चिंता करते हुए राजाराम मोहन राय ने सबसे पहले भारतीय जमींदारी प्रथा के विरोध में आवाज उठाई थी। ये उनके आर्थिक विचार थे। उन्होंने कहा कि जमींदार और जागीरदार किसानों और मजदूरों के शोषक है, इसलिए देश की आर्थिक सामाजिक पतन का एक प्रमुख कारण यही है। राममोहन राय ने भारत से इंग्लैंड को धन निकासी पर चिंतित थे और वो इसे रोकना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव किया कि भारत में पूंजी संग्रहित करने वाले धनी और सच्चारित्रीय जो यूरोपियन हैं, उनको भारत में अपना घर बना लेना चाहिए और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कहने का अर्थ है कि इससे हमारे भारत के लोग जो है वो चिढ़ गए थे, इससे उन लोगों ने बुरा माना था। लेकिन उन्होंने कहा कि जब वो भारत में ही रहेंगे तो उनके द्वारा जितनी भी पूंजी है वो सारी भारत में लगेगी। और तत्कालीन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नमक तैयार करने का एकाधिकार प्राप्त था। राय का विचार था कि इस एकाधिकार को समाप्त किया जाना चाहिए, जिससे कम मूल्य पर और ज्यादा अच्छा नमक प्राप्त हो सके। अब हम देखते हैं राजाराम मोहन राय के विचारों का मूल्यांकन या उनका योगदान। राजाराम मोहन राय का क्या योगदान है? सबसे पहले वो मानव समाज के लिए एक समर्पित व्यक्तित्व था। राम मोहन राय एक अद्भुत व्यक्ति थे। उनकी दूरदर्शिता, कल्पना शक्ति महान थी। वो ऐसे मानव थे जिसने अपने
आपको समाज के लिए समर्पित कर दिया। उनके मन में मनुष्य और ईश्वर दोनों के लिए बहुत अधिक प्रेम था। वो निर्भीक और सच्चे और ईमानदार थे। दूसरा है बुद्धिवादी दृष्टिकोण। बुद्धिवादी दृष्टिकोण संभवतः उनके चिंतन का सबसे प्रमुख तत्व है। उन्होंने तत्कालीन भारत में धार्मिक और सामाजिक जीवन तथा पाश्चात्य जीवन दोनों के प्रति बुद्धिवादी दृष्टिकोण अपनाकर इस बात का प्रतिपादन किया कि परंपराओं के नाम पर धार्मिक और सामाजिक जीवन में जो कुरीतियां प्रचलित है, उन कुरीतियों को यानी विराम दिया जाना चाहिए, उनका विरोध किया जाना चाहिए। अपने आप को जीवंत रखने के लिए उनसे दूर रखे जाने की या उनसे दूर होने की आवश्यकता है। तीसरा उनका विचार था पश्चिम के अंधानुकरण का विरोध। राम मोहन राय ने यह भी लिखा था कि पश्चिम में सब कुछ अच्छा नहीं है, पश्चिम का अंधानुकरण हमें नहीं करना चाहिए। उन्होंने इस अन्य अंधविश्वासों का भी विरोध किया था। उन्होंने अंधविश्वास, अविवेक, अक्रमण्यता, भाग्यवाद इन सब का विरोध किया था। और अपने बुद्धिवादी दृष्टिकोण के आधार पर मैग्निकल ने लिखा था कि राजा ने जो ज्योति जलाई थी उसे भारतीय जीवन के अंधकार को नष्ट कर दिया था। यानी भारतीय जीवन के जो अंधकार को नष्ट करने में जो कामयाब हुआ है वो उन्हीं के विचार थे। पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता थे। राम मोहन राय के समय में भारतीय समाज सांस्कृतिक अधःपतन की अवस्था में पहुंच चुका था। धार्मिक और सामाजिक जीवन पूरी तरह दो धाराओं में विभाजित हो गया था। दो धाराएं थी, एक तो अंधविश्वास और रूढ़ियों धार्मिक संकीर्णताओं में डूबे हुए व्यक्ति थे एक तरफ, तो दूसरी तरफ भारतीयों का एक ऐसा वर्ग था जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रति अनुरक्त थे। यानी कहने का अर्थ है कि पाश्चात्य सभ्यता का वो अनुकरण कर रहे थे, उन लोगों की तरह चलने का प्रयास कर रहे थे। तो दोनों ही जो है वो हमारे भारत के लिए हानिकारक थे और उन्होंने दोनों में ही सुधार करने का प्रयास किया था। उन्होंने अपना धर्म और अपनी संस्कृति अपने देश हेतु अनुभव होने लगी थी और पतन की पराकाष्ठा चल रही थी। ऐसी स्थिति में राजा राम मोहन राय ने एक नया रास्ता खोज करके और उस पर चलने का साहसिक परिचय दिया। अगली एक उनका विशेषता है शक्तिशाली धर्म समाज सुधारक थे। शक्तिशाली धर्म और समाज सुधारक थे। भारतीय जीवन को राजा राम मोहन राय का संभवतः सबसे प्रमुख योगदान धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध एक धर्म योद्धा के रूप में है। धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने जैसे बहुदेववाद है, मूर्ति पूजा है, बलि प्रथा है, सती प्रथा है और भी तरह तरह के जो धार्मिक आडंबर है, उन आडंबरों का विरोध करने का किया था। धर्म सुधार के क्षेत्र में जैसे मार्टिन लूथर ने जो काम यूरोप में किया था, वही काम भारत में राजा राम मोहन राय ने किया। तो हम इसकी तुलना है वो मार्टिन लूथर से कर सकते हैं। उन्होंने सामाजिक जीवन में बाल विवाह है, बहु विवाह है, विधवा विवाह है, निषेध है, भ्रूण हत्या है, छुआछूत है, जातिगत संकीर्णताएं है, समुद्र यात्रा निषेध है, इन सभी कुरीतियों का उन्होंने विरोध किया था। राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया। मोहन राय को स्वराज्य का पैगंबर भले ही नहीं कहा जा सकता हो, लेकिन उन्होंने राष्ट्रवाद और देश के लिए स्वराज्य चिंतन और भारत राष्ट्र को स्वराज्य के मार्ग पर आगे बढ़ाने में परोक्ष रूप से बहुत योगदान दिया। अपने चिंतन और कार्यों से उन्होंने बौद्धिक जागृति को जन्म दिया, व्यक्ति में मन और मस्तिष्क की उदारता उत्पन्न की, देश प्रेम और अपने ही अतीत के प्रति गौरव की भावना को उन्होंने जन्म दिया था। और भी यदि हम देखें तो उन्होंने नारी शिक्षा की आवश्यकता को समझ करके उस पर अधिक बल दिया और इस बात का प्रतिपादन किया कि पत्नी को पति की संपत्ति में पुत्र के बराबर, पुत्री को पिता की संपत्ति में 1/4 अधिकार होना चाहिए। लास्ट है मानवतावाद और अंतरराष्ट्रवाद। राम मोहन राय जो है वसुदैव कुटुंबकम को मानने वाले थे और वे विश्व नागरिकता के प्रतिपादक और विश्व बंधुत्व की धारणा के समर्थक थे। राजा के विचारों में मानवता के कल्याण की महत्वाकांक्षा निहित थी और इसी आधार पर उन्होंने धर्म को अमानुषिक प्रवृत्तियों से मुक्त करने का साहसिक काम किया। वह मूलतः सभी धर्मों के श्रेष्ठतम अंशों में सामंजस्य स्थापित करने के इच्छुक थे। उनका लक्ष्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना था जो दया, सहानुभूति, सहयोग, सहनशीलता, बंधुत्व की मजबूत कड़ियों से निर्मित हो। तो हम कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय से संबंधित जितने प्रश्न हमारे आने चाहिए, उन सभी प्रश्नों के उत्तर हम जान चुके हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो बनने पर उसका नोटिफिकेशन आ जाए। जैसे जल्दी आपके लिए जो मॉडल पेपर है वो जारी होने वाले हैं, तो आप मेरे साथ बने रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।